ओके सो अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम समीर अली खान है और आप देख रहे हैं थेस्पियंस थिएटर का थेस्पियंस शो, जिसमें हम मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ को इनवाइट करते हैं। आर्टिस्टिक सोच के मालिक होते हैं जिनको हम अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, ताकि आप लोग इस पेज के थ्रू, जो कि थेस्पियन फाउंडेशन का पेज है और गुज़श्ता 10 साल से हम आर्ट एंड पीस को प्रमोट कर रहे हैं, तो वो जो लोग हैं कनेक्ट हो सकें। हमारी ऑडियंस जो है, जो हम अक्सर हम देखते हैं अपने इन गेस्ट को टीवी के ऊपर, हम उनसे सवालात कर सकें, लाइव सवालात कर सकें, ऑफ द कैमरा सवालात कर सकें, ताकि उस उनके सवालात जो है इस प्रोग्राम के अंदर हिस्सा बन जाए। तो आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आप चाहे कोई ड्रामा उठा लें, कोई आप जो है कमर्शियल एड देख लें, अब तो माशाल्लाह से वो टर्किश ड्रामों के अंदर डबिंग भी इन्होंने स्टार्ट कर दी है। तो आज हमारे साथ मौजूद है हनीफ मोहम्मद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सर, आपने आज अपने बहुत कीमती वक्त में से हमें मौका दिया और टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच समीर ऑल्सो कि आपने मुझे मौका दिया। रियली आई एम थैंकफुल टू यू, थैंकफुल टू मिस्टर फैसल। थैंक यू सर। अक्सर हम आपको टीवी पर देखते हैं और हम हमेशा ये सोचते हैं, तो ये जो बंदा है बड़ी इसकी करिश्मेटिक एक तरह की पर्सनैलिटी है, अपनी पाकिस्तानी ऑडियंस से बड़ी जल्दी कनेक्ट कर लेता है। क्योंकि मैं खुद थिएटर कंपनी में काम करता हूँ, हम लोग मुख्तलिफ आर्टिस्टों को देख रहे होते हैं। हम अक्सर आपकी जो है ना चंक्स दिखाया करते थे, अच्छा जी ऐसे एक्टिंग करो, ऐसे रोल्स होते थे। तो मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो आप एक्टर हैं बाय बर्थ हैं, या फिर ये आपने जो है टेक्निकली आपने कहा चलो मैं एक्टिंग स्किल है तो मैं एक्टिंग के ऊपर काम करता हूँ? तो आपने ये जो जर्नी है इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए मिस्टर समीर, बेसिकली जो है ना ये कुछ चीज़ें बाय बर्थ होती हैं, हर एक पे है। जैसे आप पॉलिटिशियंस ले लें, डिबेटर ले लें, सिंगर ले लें, इसी तरह एक्टर भी बाय बर्थ ही होता है। और वो डिपेंड करता है कि उसको मौका मिले और वो उसको अवेल कर ले। तो नेचुरली जरा सिंह थे, स्कूल के ज़माने में थोड़ी कोशिश की, फिर मैट्रिक के बाद अपने काम में लग गए तो वो टाइम निकल गया, फिर शादी कर ली तो और टाइम निकल गया, फिर बाहर चले गए। लेकिन नेचुरली जो चीज़ आपके अंदर होती है वो होती है, उसको आप निकाल नहीं सकते हैं। तो बस फिर 93 से मैंने अपने फनी सफर का आगाज किया। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं अनीफ भाई? खैर खैरियत से? नाइस 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 टू सी यू, आई मीन रियली ग्रेट। जी जी, बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है। अरे सर आप बिजी हैं माशाल्लाह। कैसे, कहाँ, कौन से स्टेट में हैं आप? मैं इलिनॉय में हूँ इस वक्त। ग्रेट, जी, माशाल्लाह। आप कैसे हैं? आपका काम देख रहे हैं, बहुत मजा आता है। आपका इंस्टाग्राम बड़ा एक्टिव है। उसके अंदर हम चीजें देखते रहते हैं। मित्तल भाई देखिए, आप अगर देखना बंद कर देंगे तो रियली फिर माफ कीजिएगा हम घर बैठ जाएंगे, तो प्लीज देखते रहिए। और यही चीज मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप थिएटर देखने बंद हो जाएंगे तो हमारा ताला लग जाएगा। नहीं नहीं नहीं, थिएटर वाले जितने भी कलाकार जो है ना वो वाकई बहुत बड़े कलाकार होते हैं। जी आई मीन आप मुझसे बेहतर समझते हैं क्योंकि आप एक जमाने से ये काम कर रहे हैं और उसको चला रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेके चल रहे हैं। और मैं तो आप लोगों से बहुत इंस्पायर्ड, रियल। नहीं, थैंक यू। आप हमारे इवेंट्स में आते रहे और आप मेरा ख्याल है एटलीस्ट 80-90 इवेंट्स में हमारे परसेंट इवेंट्स में आते हैं। और पीएसीसी हो गया, कोई और जगह हो गई, आर्ट्स काउंसिल हो गया, या कोई हम कोई पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हो सी व्यू के ऊपर या कहीं पे, हमेशा आप नजर आते रहे हैं मुझे। और आप हैं, शहजाद रॉय हैं, और बहुत सारे लोग हैं, ये सारे हमारे पास अक्सर आते हैं और हमारे काम को पसंद करते हैं। और जाहिर है बिलाशुबा ये एक इंडस्ट्री इसी तरह चलनी है जिसमें टीवी भी है, थिएटर भी है, फैशन इंडस्ट्री भी है, सबने इसी तरह मिल मिला के काम करना है। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया आज हमें। मैंने समीर से कहा था, हमने एक सीरीज शुरू की हुई है थेस्पियंस पे, जिसमें हम लोगों ने मिलके जो है वो प्लान किया था कि हम एक जो हमारे फ्रेंड्स ऑफ थेस्पियंस हैं उनको इनवाइट करें। और आप हमारे सरे फहरिस्त हैं फ्रेंड्स ऑफ थेस्पियंस में। तो मैंने कहा कि चलें वन बाय वन हम करते हैं, जिसमें जर्नलिस्ट भी हैं, एक्टर्स भी हैं, और वो थिएटर एक्टर्स भी हैं, टीवी एक्टर्स भी हैं, नापा की एक पूरी जनरेशन भी है जिससे मैं भी फारिग तहसील हूँ फर्स्ट बैच से। तो इस तरह जो है वो सारी चीजें मिल मिला के हमने सोचा कि एक सीरीज शुरू की जाए। पेंडेमिक का दौर है तो क्यों ना मिल मिला के मुलाकातें होनी चाहिए ना, वर्चुअल हो तो हो तो। तो इस वजह से बिल्कुल।
मैं एक बात कहूँगा, आपने कहा कि देखें आप हमारे इवेंट्स में होते हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत ऑनरेबल बात है किसी भी आर्टिस्ट के लिए। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार कौन देता है फैसल भाई? जी ये तो आप लोगों की मतलब मोहब्बत है, इनविटेशन होता है तो जी चाहता है कि अगर नहीं आता तो सोचते कि पता नहीं क्यों नहीं आ रहा यार, खैर तो है। तो हम आर्टिस्ट वो हैं। आप सही कह रहे हैं। जब मैं थिएटर नहीं करता था उस वक्त मुझे ये चीजें नहीं पता थी। तो मैं टीवी प्रोग्राम होस्ट करता था डिफरेंट टीवी चैनल्स पे। तो उसके बाद जब व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर, तो फिर उसके बाद मुझे अंदाजा हुआ कि भाई अगर इनविटेशन ना जाए तो क्या होता है और इनविटेशन चला जाए तो क्या होता है। और वो मिस हो जाए तो बहुत बुरा होता है। जी जी आप सही कह रहे हैं, ये तो है। और मेरा ख्याल है शायद कुछ इनविटेशंस आपको नहीं भी आए हैं हमारी तरफ से। वो चीजें जो दूर दराज मकामात पे हुई हों, जैसे इंटीरियर सिंध में हुई हों या इंटीरियर पंजाब में, लाहौर, इस्लामाबाद में, तो वो फिर हमारी कोशिश होती है कि हम मकामी लोगों को इनवाइट करें बिल्कुल देना ताकि चाहिए, इजीली लोग आ सके, क्योंकि लाइव थिएटर है। तो जैसे टीवी है वो तो आप कहीं भी बैठ के देख सकते हैं, अपने मोबाइल पे भी देख सकते हैं, किसी भी शहर में, किसी मुल्क में। यहाँ बैठकर हम तमाम टीवी चैनल्स को एंजॉय कर रहे होते हैं अमेरिका में। तो ये है कि इसी तरह मैं आपको कहता हूँ कि जिस तरह आप वहां आकर देखते हैं, इस तरह हमारे और भी बहुत, हसीना आपा को मैं बड़ा याद करता हूँ, हसीना मोइन को। वो हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रही हैं और जब उनकी डेथ हुई उस वक्त भी वो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थी। और उनकी डेथ से कुछ 2-3 हफ्ते पहले ऐसे मेरी उनसे चिटचैट हुई, तो कह रही हैं बस तुम्हें अल्लाह बहुत जिंदगी दे, तुम्हें अल्लाह बहुत, वो बड़ी दुआएं देती थी। तो अचानक से एक दिन, क्योंकि यहाँ अमेरिका में सुबह हुई और आपके यहाँ शाम थी, तो मैंने जब टीवी लगाया तो मेरे लिए बड़ी शॉकिंग न्यूज थी। मैंने जब न्यूज चैनल के ऊपर देखा कि उनकी डेथ हुई है, फिर आई स्टार्टेड रिंगिंग कॉल्स टू अदर पीपल और अदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कि भाई हमें एक रेजोल्यूशन लेकर आनी है ये हमारी। फिर हमने अपनी पिक्चर्स उनके साथ शेयर करना शुरू करी। तो जाहिर है वो एक बड़ी अवामी खातून थी, मतलब वो आर्ट काउंसिल की जब वो उसमें आई, फिर उसके बाद एक जहां बुलाओ आ जाती थी माशाल्लाह। तो सेलिब्रिटी स्टेटस उनका हमेशा पूरी जिंदगी रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो हर जगह आती थी फेस्टिवल्स में। तो मैं उनको बड़ा याद करता हूँ, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। जी समीर, ओवर टू यू। सॉरी मैंने बहुत सारी बातें कर ली। नो इश्यूज सर। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों के जो पुराने ताल्लुकात थे आप रिवाइव कर रहे थे, और जरूर ये सीखने का मौका भी होता है। तो सर मैं आपसे पूछ रहा था हनीफ सर के किस तरह से आपने एक्टिंग का जो है ना, आपने कहा कि नहीं एक्टिंग के अंदर नाम पैदा करना है। देखिए समीर, जैसे मैंने बताया कि ये चीजें बाय बर्थ होती है, ठीक है ना। अब वो मौके का होता है। मैं आया 1991 में से, तो शौक था मुझे बहुत। हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग थी गारमेंट्स की, तो उसको हम चला रहे थे। मेरे छोटे भाई हुआ करते थे, तो उनका कोई कनेक्शन था किसी पार्टी से, और वो किसी को जानते थे जो पीटीवी कराची में हुआ करते थे। तो इस तरह से मैं पीटीवी कराची पहुंचा। वहाँ अल्लाह भले करे तारिक जमील साहब का, जो अब एक्टिंग कर रहे हैं, आई मीन जिन्होंने आज ड्रामा सीरियल बनाई थी, आपको याद होगा फैसल भाई, शफी मोहम्मद साहब का, शफी का, ये वन ऑफ द बेस्ट सीरियल। शफी मोहम्मद ने तो बड़े, बस वहां से आगाज कर दिया मैंने, उन्होंने मुझे मौका दे दिया, एंड देन आई स्टार्टेड। और इसके बाद कुछ अर्सा काम किया, लेकिन चूंकि अपनी मैन्युफैक्चरिंग थी, अपना बिजनेस था, तो वो मैं सरवाइव नहीं कर सका इसमें ना, क्योंकि यहाँ टाइम बहुत लगता था उस जमाने में। अब तो नहीं लगता, अब तो हम जाके पका हुआ होता है खा के आ जाते हैं। सॉरी फैसल भाई, ऐसे ही हो रहा है आजकल। तो सर फैसल, मेरा आपसे यहाँ पर ये सवाल होगा कि जो आज की ड्रामा इंडस्ट्री है और हम 90s का कंपैरिजन करते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जो आज का दौर है, चूंकि हम समझते हैं कि हमारे हिंदुस्तान से बेहतर ड्रामा जो है पाकिस्तान के अंदर बन रहा है, ऑल्दो वहाँ बॉलीवुड के अंदर हम फिल्म का क्रेडिट उनको बिल्कुल देते हैं, लेकिन ड्रामा इंडस्ट्री की जब बात आती है तो पाकिस्तानी ड्रामा को वो खुद भी एक्नॉलेज करते हैं। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, पाकिस्तानी ड्रामाज ने तो हमेशा राज किया है, और जहां उर्दू बोली समझी जाती है और जहां हिंदी बोली और समझी जाती है, वहां पर पाकिस्तानी ड्रामा ने तो बहुत ज्यादा राज किया है। लोगों ने समंदर पार भी और बॉर्डर पार भी हर जगह लोगों ने इसको पसंद किया। ज़ाहिर है टेलीविजन का एक ऐसा वक्त आया जब उस टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों ने अपने घरों से बैठकर ड्रामाज एंजॉय किए। लोगों को ऑडिटोरियम नहीं आना पड़ता था, लिहाजा एक नई टेक्नोलॉजी थी। 90s में 80s में ये वो वक्त रहा जब पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामे आते थे। फिर उसके बाद पहला जब शुरू किया गया प्राइवेट टीवी चैनल,
तो उस वक्त भी जो ड्रामाज आए, जब शफी मोहम्मद साहब का जिक्र हनीफ भाई कर रहे थे, तो शफी मोहम्मद का बड़ा फेमस एक ड्रामा चांद ग्रहण चला, तो वो ड्रामा तो हम कभी भूल नहीं सकते। उसी तरीके से उससे पहले भी जो ड्रामाज आते थे पाकिस्तान टेलीविजन पे, जो ड्रामा 86 के नाम से आते थे, ड्रामा 87 के नाम से आते थे, ड्रामा 89 के नाम से आते थे, ये वो साल हैं जब मैं खुद भी बड़ा हो रहा था और मैं खुद अपने पेरेंट्स के साथ रात को 10 बजे खबरनामे के बाद वो ड्रामा शुरू होता था और वो वन गो में जाता था, उसमें ब्रेक्स कम होते थे और टेलीफिल्म टाइप चीज होती थी, तो वो बड़ा एंजॉय करते। तो जाहिर है अब का जो वक्त है, अब आप देखें कि ज्यादा प्रोडक्शन में पैसे हैं, लोग ज्यादा बड़ी बजट के साथ अपने ड्रामास बना रहे हैं, बड़े अदाकारों को हायर किया जाता है, छोटों को चांस मिल रहा है लेकिन कम मिल रहा है। ये वो वाली चीज आप लगा लें कि बहुत सारा चेंज आया है क्योंकि दुनिया चेंज हुई है। उसके बाद हमारे यहाँ टॉपिक्स चेंज हुए, जब टॉपिक्स चेंज हुए तो वो घरेलू प्रॉब्लम्स को एकदम सामने लाया जाने लगा। शुरू शुरू में ये चीज बहुत अच्छी लगी, सास बहू के झगड़े, हाँ भाई ऐसा होता है, फैमिलीज में ऐसा होता है, सास बहू की नहीं बन रही होती, वो टॉपिक सामने आना शुरू हुए। फिर उसके बाद हस्बैंड वाइफ की इश्यूज सामने आना शुरू हुए। फिर उसके बाद आहिस्ता 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 वो इस तरफ चले गए हैं कि जो अब हमें लगता है कि कहीं ना कहीं नाजेबा होते जा रहे हैं। मैं फुल टाइम तो नहीं कहूंगा लेकिन कहीं ना कहीं नाजेबा होते जा रहे हैं। तो उसमें मुझे लगता है कि न सिर्फ यंग जनरेशन बल्कि जो ओल्डर जनरेशन है, जो एल्डर्स हैं, वो भी इसको कहीं ना कहीं नापसंद करते हैं कि राइटर ऐसा क्यों लिख रहा है। जब मेरी राइटर से बात होती है तो राइटर्स ये कहते हैं कि भाई हमें प्रोडक्शन हाउस ये कहता है कि हमें इस टॉपिक पे काम करना है, सेंट्रल आइडिया वो खुद बनाते हैं, हर चीज वो खुद, सिनॉप्सिस ड्रामे का वो खुद बना रहे होते हैं और हमें कहते हैं कि भाई अब स्टोरी लेकर आओ। तो इस वजह से जब वो कहते हैं कि हमें अप्रूवल मिल जाते हैं प्रोडक्शन हाउसेस से, तो हम कहते हैं बस खत्म हो गई बात, अब तो हमने यही टॉपिक करना है। और जब वो बन के टीवी पे आता है तो असल में तो उस वक्त समझ आता है। देखिए टीवी और थिएटर में यही तो सबसे बड़ा फर्क है कि थिएटर में आपको तुरंत यानी राइट वे आपको रिस्पॉन्स पता चल जाता है कि आपको तालियां पड़ेंगी या गालियां पड़ेंगी। अच्छा, उसके बाद अगर आप टीवी पर आते हैं तो टीवी के ऊपर जरा मामले डिफरेंट है, वहां पर रिस्पॉन्स आने में थोड़ा वक्त लगता है। वहां पर राइट अवे गालियां नहीं पड़ती, वहां राइट अवे तालियां भी नहीं पड़ती। तो वो आहिस्ता आहिस्ता, आप सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया के थ्रू आपको सारी चीजें पता लगती हैं कि अच्छा अब फलां पेज पे ये कमेंट्स आ रहे हैं, फलां पेज पे ये होते हैं। फिर मीम्स बनना शुरू होती हैं, मीम्स का एक दौर आ गया है। हमारी यंगर जनरेशन, ये जो 15 साल से बड़े जितने बच्चे हैं, वो सारे के सारे मीम्स के ऊपर बड़ा तवज्जो से काम करते हैं और फिर उसके बाद वाकई हम समझते हैं यार ये चीजें होनी चाहिए थी, ये जो मजाक उड़ाया जा रहा है ये किस तरह उड़ाया जाए। लेकिन प्रोडक्शंस नो डाउट अभी भी बहुत अच्छी हैं, बेहतरीन डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं, एक्टर्स काम कर रहे हैं। कंटेंट में थोड़ा सा झुकाव डिफरेंट हो रहा है, मुझे लग रहा है कहीं इक्वालिटी नहीं होती है, कहीं किसी पिछले दिनों अगर आपको याद हो तो कुछ टॉपिक्स जो हैं वो सोशल अवेयरनेस पे बनना शुरू हुए थे। जैसे अब आप देखें हिंदुस्तानी फिल्में ज्यादातर सोशल अवेयरनेस पे बन रही हैं, बड़े बड़े जितने अदाकार हैं, जितने ये जो 3 खान्स हैं इंडिया के, वो सारे के सारे सोशल अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं। तो उसी तरीके से हमारे यहाँ भी सोशल अवेयरनेस के पहलू हों तो बड़ा मजा आता है। तो यही क्वेश्चन मैं सर अनीब आपसे करना चाहूंगा कि जो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री है इसके हवाले से मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि आप इंडस्ट्री के बंदे हैं, आप इंडस्ट्री को बेहतर अंदाज से जान सकते हैं, बता सकते हैं कि आज की जो ड्रामा इंडस्ट्री है वो हमारे जो गोल्डन एराज थे उसमें कहाँ कहाँ जो है उसके अंदर खामियां है और जो नई इंडस्ट्री है वो किस तरह से काम कर रही है। देखिए बहुत सारी बातें तो फैसल भाई ने कवर कर ली, ही इज वेरी एक्सपीरियंस्ड। उनकी बातें मैं इसको बिल्कुल सेकंड करूंगा, सारी बातों को एक्सीलेंट, बड़ा अच्छा तज़किया किया है उन्होंने पिछले दौर का भी और आज के जो ड्रामे बन रहे हैं उन पर भी। और ये तो तय है कि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री माशाअल्लाह जहाँ जहाँ उर्दू देखी जाती है उसमें नंबर 1 है। और ये मैं यूँ भी थोड़ा सा इसको सेकंड करूंगा कि मैं 1980 से लेके 1991 तक आई वाज इन सऊदी अरेबिया वेरी फर्स्ट टाइम। तो वहाँ हम हिंदुस्तान की फिल्में बड़े शौक से देखा करते थे और उससे ज़्यादा शौक से हमारे ड्रामे देखा करते थे हिंदुस्तान वाले। तो एक बड़ा अच्छा सा माहौल था माशाल्लाह। तो ड्रामा इंडस्ट्री हमारी उस वक्त नो डाउट बहुत आला थी,
लेकिन इस वक्त भी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टैंडर्ड है। अब चूंकि पहले लिमिटेड प्रोडक्शंस हुआ करती थी, अब अनलिमिटेड प्रोडक्शंस हो गई है। असल में ऐसा ही है ना कुछ। जी बिल्कुल ऐसे तो इस वजह से अब जहाँ 4 बनते थे, चारों के चार हिट हुआ करते थे, अब 40 बनते, तो 40 में से 7-8 जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह होते हैं जो देखने के लायक होते हैं। और आपने बड़ी अच्छी बात की कि वाकई अब जो कुछ ऐसे कंटेंट्स आने लगे हैं जिनमें हमें खुद को शर्म आती है कि यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए ना, जी बिल्कुल क्योंकि हमारा कल्चर नहीं है हमारे पड़ोसी मुल्क वाला। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ काफी चीजें ऐसी हैं जो हम बैठ के फैमिली के साथ देख नहीं सकते, ऑल्दो बच्चे मैच्योर्ड होते हैं हमारे, लेकिन फिर भी हम देख नहीं पाते हैं। तो ये थोड़ा सा है। अदरवाइज एक्टर्स बहुत सारे आ गए हैं, पहले भी बहुत थे। जो पहले वालों ने मेहनत की ना, आज उनको रिवॉर्ड मिल रहा है। हम तो पका पकाया खा रहे हैं भाई। उन्होंने तो पता 3-3, 4-4 महीने रिहर्सल्स की होती है, उसके बाद सेट पे आते हैं। पेमेंट्स हुआ नहीं करती थी, बड़ी लिमिटेड थी। उन्होंने वाकई कुर्बानी दी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आई एम प्राउड टू से कि आज उनको रिवॉर्ड मिल रहा है एंड दे डिजर्व इट। बेशक बेशक। ये है हमारी मुल्क। आप देखें ना, आज बुशरा अंसारी जिस मकाम पर हैं, बहरोज सब्जवारी जिस मकाम पर हैं, आप देखें जावेद शेख साहब जिस मकाम पर हैं, और जावेद शेख साहब जी जी आप देखें, और मतलब ये जी आप देखें, मैं कहता हूँ आप नाम ले, बहुत लंबी फहरिस्त है जिन्होंने, तलत हुसैन साहब हैं, उसके बाद वो लोग हैं जिन्होंने जी माशाल्लाह ऑफ कोर्स, मतलब इन्होंने आज माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको और अच्छा मकाम अता फरमाए। और ये जी जी आप देखिए लगारी साहब अभी भी काम कर रहे हैं, मेरा जी बिल्कुल चल भी रहा है। मैंने कल पिक्चर देखी थी उनकी। बिल्कुल इतने डाउन टू अर्थ के लोग हैं, कितने सीनियर है, दे आर रियली वेरी डाउन टू अर्थ है जी। अब हमें उनकी देखिए होता क्या है कि इन सीनियर्स की हम इज्जत नहीं करते, उनसे बिला वजह के गिले शिकवे करते हैं। तो मतलब ड्रामा इंडस्ट्री हमारी ऐसी रहेगी, अल्लाह की तारीफ है, अल्लाह ने नवाजा है हमारी कौम को बहुत। मिस्टर फैसल एंड मिस्टर समीर, तो सर कोई कुछ भी कहे, बस हमने एंजॉय करना है। जी आप सही कह रहे हैं, सही है जी, कंटिन्यू। मेरा यहीं पर सवाल एक और, क्योंकि आपने रिसेंटली वॉइस ओवर स्टार्ट किया है टर्किश ड्रामों के अंदर भी, तो अक्सर हम देखते हैं कि टर्किश ड्रामे पाकिस्तानी ड्रामों को ओवर क्रॉस कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी जो प्रोड्यूसर है वो कहीं ना कहीं टर्किश ड्रामों से जो है ना थोड़ा वो बड़ा कोई लिमिटेड, क्योंकि रिसोर्सेज है यहाँ पर, वहां पर कोई और, यहाँ पर पाकिस्तानी उस टर्किश ड्रामों को पसंद भी कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि टर्किश ड्रामों की पाकिस्तान में मकबूलियत की क्या वजह है? जब भी कोई नई चीज आती है ना मार्केट में, तो वो कुछ दिनों के लिए उसकी बड़ी वाह वाह होती है, उसके बाद ऑटोमेटिकली हम अपनी डगर पे आना शुरू कर देते हैं, जहां से हम अलग हो जाते हैं। टर्किश प्ले का एक वक्त था 2013 या 12 से कह सकते हैं आप, 16-17 तक, उसके बाद बिल्कुल ना होने के बराबर। अब फिर ये कुछ एक बड़ा अच्छा हिस्टोरिकल चला है, तो उससे कुछ थोड़ा सा फिर बढ़ा, लेकिन अब वो चीज नहीं रही है। और हमारे ड्रामे, हमारी जो है ना वो पहचान बिल्कुल अलग है। हमारे किसी प्रोड्यूसर, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज कल्चर बहुत फर्क है, तो उसको हम कॉपी नहीं कर रहे हैं। हाँ, नो डाउट, यू आर 100% राइट। अब हमारा बजट बढ़ गया है, अब हम ड्रामों पे पैसे लगा रहे हैं क्योंकि हमें पता है रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि वी आर नाउ इंटरनेशनल मार्केट इन द ड्रामा इंडस्ट्री। तो हम उससे इंस्पायर नहीं हुए, वो वक्त था, गुजर गया, चल रहा है, बट एनिया हमारे ड्रामों का स्टैंडर्ड वही है, बेहतर हो रहा है, एंड वी आर एंजॉयिंग। तो हम उनसे इंस्पायर नहीं हो रहे, हमारी अपनी पहचान है। बिल्कुल, हमारी अपनी पहचान है, और थेस्पियंस की भी अपनी पहचान है। तो ये जो आप इतने थिएटर ड्रामा में जो थेस्पियंस की आप अटेंड करते रहे और मुख्तलिफ भी आप करते रहेंगे, तो मैं जानना चाहता हूँ कि जब थेस्पियंस की आप थिएटर को लाइव परफॉर्म होता हुआ देखते थे, तो क्या आपको कंपैरिजन करते होंगे कभी न कभी? क्या स्पेशलिटी आपको थेस्पियंस के आर्टिस्टों में या वो थिएटर के अंदाज के अंदर लगती थी? देखिए मिस्टर समीर, फैसल भाई को मैं दाद दूंगा, इनकी ग्रिप बड़ी अच्छी होती है। देखिए बेसिकली जब आप किसी के कैप्टन होते हैं या आपके हाथ में सबकी भागदौड़ होती है, तो यू सपोज टू बी वेरी स्मार्ट, एंड ही इज माशाल्लाह। ये जब भी मैंने इनका कोई भी प्ले देखा, मुझे हर कैरेक्टर में ये नजर आया। इनकी ग्रिप जो है ना, देखिए होता क्या है कि कंटेंट के अलावा आपकी अपनी प्रेजेंस क्या है एज एन कैप्टन ऑफ द शिप। तो और फिर थिएटर वाले भाई, मैं पहले भी कह चुका हूँ, आप थिएटर वाले बड़े कलाकार हैं,
क्योंकि वहां जो है ना उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, ऑन वक्त ऑन द स्पॉट तालियां मिलती हैं या फिर माफ कीजिएगा गालियां मिलती हैं। ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं फैसल भाई। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि 15-20 साल तो हो गए होंगे फैसल भाई, इससे भी ज्यादा। तकरीबन नहीं, मुझे 15-16 साल तकरीबन। कितने साल हुए फैसल भाई आपको? जी 15-16 साल तकरीबन हुए। और उससे पहले जो है मैं आई वाज अ होस्ट ऑन टीवी, डिफरेंट टीवी चैनल्स, मॉर्निंग चैनल्स को मैं होस्ट मेरे करता ख्याल में 15-20 साल हो गए होंगे आपको। तकरीबन। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सर मैं सर हनीफ आपसे मेरा ये सवाल होगा कि हम जब जी ड्रामा देखते हैं, पाकिस्तानी ड्रामा जो है अक्सर उस पे सास बहू या फिर बहू डोमिनेट कर रही है, खातून को जो है हमने जरा मजलूम दिखाया हुआ है। हमारी सोसाइटी के अंदर बड़े सोशल इश्यूज हैं, ड्रग्स एडिक्शन है, उसके अलावा मुख्तलिफ समाजी मसाइल है जिसमें हमारी नौजवान जो है ना वो घिरे हुए हैं। तो इनके ऊपर ड्रामे क्यों नहीं बनते और इन पे क्यों प्रोड्यूसर अपना पैसा नहीं खर्च करना चाहते? बहुत अच्छा सवाल है आपका समीर, रियली आई एग्री विथ यू। बहुत हो गया सास बहू और बहुत हमारी फैमिली लाइफ के ऊपर बन गए। ये बड़ा अच्छा एक है सब्जेक्ट जो आजकल एक चल रहा है। अल्लाह माफ करे, हमारी जो तालीमी इदारों में जो ड्रग्स का जो सिलसिला चल रहा है, इसके ऊपर ड्रामे बनने चाहिए और बहुत बनने चाहिए। हमें हमें अपनी यूथ को बताना चाहिए, समझाना चाहिए। वैसे तो दे डोंट नीड एनी गाइडेंस बिकॉज दे आर वेरी स्मार्ट। तो हमें उनको थोड़ा सा अवेयरनेस देना है ताकि वो अलर्ट रहें और इन चीजों में ना इन्वॉल्व। तो बिल्कुल इस पे पढ़ना चाहिए। और आपकी बात मैं समझता हूँ कि इस प्रोग्राम के थ्रू इंशाअल्लाह ताला पहुंच जाएगी उन लोगों तक जो राइटर हैं या जो लिखत हैं उनको। आप और फैसल भाई ने बड़ी बात कर डाली कि बेचारे राइटर भी क्या करेंगे, उनको दिया ही जाता है प्रोडक्शन हाउसेस की तरफ से सब्जेक्ट और वन लाइनर के भाई इस पे लाइन काम करें आप। तो हमारे यहाँ माफ कीजिएगा कि ऐसी चीजों पे थोड़ा सा हमारे प्रोडक्शन हाउसेस को, हमारे चैनल्स को तवज्जो देनी चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कल ही था एक रैली में जो हमारी कराची रेंजर्स ने अरेंज की थी। हमारी यूनिवर्सिटी के जो एरियाज है वहाँ ये चीजें बहुत हो रही हैं, उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। और मुझे खुशी हुई कि हमारा यूथ जो है ना वो भी बहुत इन्वॉल्व रहा था। जी सर, तो मेरा सवाल अब आपसे होगा क्योंकि हम भी इसी ड्रग एडिक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। हमने एक बहुत बड़ी कैंपेन टेस्पियंस ने रन की थी ड्रग्स को प्रिवेंट करने के लिए। तो मैं जानना चाहूंगा फैसल सर, ये कितने वसाइल की जरूरत होती है समाजी मसाइल के ऊपर बात करने में या फिर उसके ऊपर कोई ना कोई कैंपेन को चलाने में? देखिए समीर, मेरा ख्याल है कि एज पर माय एक्सपीरियंस आपको सिर्फ एक पहला पुश चाहिए होता है, एक पहला स्टेप मुश्किल होता है। बाकी फिर आगे चीजें अल्लाह ताला खुद ही रास्ते बनाता है। तो मुझे तो यही लगा कि पहला पुश ये था कि मैंने एंटी नारकोटिक फोर्स के जो डायरेक्टर जनरल थे यहाँ कराची में, उनसे कहा कि भाई ये डे आ रहा है और आई एम श्योर आप भी कुछ करते होंगे, तो क्यों ना हम मिलके कोलैबोरेट करते हैं और हम मिलके कुछ करते हैं। तो एंटी नारकोटिक फोर्स के जो डायरेक्टर जनरल थे, जाहिर है वो मेजर जनरल के रैंक के हैं, और उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। उस वक्त वो हमें जानते नहीं थे, तो उन्होंने फिर गूगल किया और फिर लोगों से पता करवाया, तो फिर उनको पता चला अच्छा भाई ये थिएटर कंपनी है जो थिएटर करते हैं इतने साल से। फिर उन्होंने इंटरेस्ट शो किया। फिर उन्होंने हमसे कहा कि भाई, मैंने कहा अच्छा अब आप ऐसा करें कि आपने तो बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, पूरा इदारा काम कर रहा है गवर्नमेंट लेवल पे, तो मुझे बताएं कोई ऐसी सक्सेस स्टोरीज अगर मुझसे शेयर करें आप, एक या दो, जिसके ऊपर मैं ड्रामा बना सकूं। तो उन्होंने फिर मेरे साथ किया। उन्होंने फिर एक दो स्टोरीज मुझे बताई कि इस तरह था, फलां फैमिली थी, फलां ये था। तो फिर उसके बाद हमने उस पर बाकायदा प्रोफेशनल राइटर ने उसको लिखा, फिर उसके बाद हमने उस पर काम किया, रिहर्सल्स हुई, कोई तकरीबन 1-1.5 महीने की रिहर्सल्स हमने की, और उसके बाद हमने उसे कराची सीव्यू के ऊपर इन्होंने पूरा एक पंडाल लगाया और इट वाज अ पब्लिक परफॉर्मेंस। 2-3 साल पुरानी बात है। तो हमने फिर उसे परफॉर्म किया, जिसमें शहजाद रॉय और नजम शराज और ये सब लोग इन्होंने इनवाइट किए हुए थे। तो वो सब आए और जाहिर है बहुत मजा आया, बहुत पब्लिक थी, बहुत ज्यादा लोग थे। इन्होंने फिर लियारी से बहुत सारे लोग बुलाए हुए थे, क्योंकि हमें यही बताया जा रहा था कि लियारी एक ऐसा एरिया जहां पर सबसे ज्यादा इस तरह की चीजें हो रही हैं, ड्रग माफिया है या ड्रग्स लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मुझे उसके बाद जब ये प्रोडक्शन हमने की और उसके बाद फिर हम इसे पीएसीसी भी ले आए,
ताकि वो लोग जो सी व्यू के ओपन एरियाज में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जून जुलाई कराची में बहुत गर्मी होती है, तो हमने फिर उसे एयर कंडीशन ऑडिटोरियम में भी किया। तो उसमें फिर जो लोग आए उन्होंने बड़े सुकून से हमारे साथ बात की और उन्होंने हमें बताया कि भाई ये मसाइल हैं, इस तरह माफिया फैला हुआ है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि न सिर्फ कराची बल्कि ये पूरे मुल्क में सरायत कर चुका है, और पूरे मुल्क में इस वक्त इतनी सिचुएशन खराब है कि आप देखें यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इवन स्कूल्स की बच्चियां तक, ये हम रिपोर्ट देखते हैं कि जो इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं और वो बेचारी अपना फ्यूचर तबाह कर रही हैं, क्योंकि वो, आप समझ लेना कि वो बिल्कुल जीरो माइंड से हैं, बच्चे हैं, उनको समझ ही नहीं है कि इस सिगरेट को पीने से क्या फर्क पड़ता है और इस सिगरेट को पीने से क्या पड़ता है, और इस सिगरेट दे डोंट नो अबाउट दिस। तो इस वजह से बस अल्लाह ताला उन पे रहम करे, तो जिसकी वजह से ये चीजें खराब हुई जा रही हैं। तो बहुत अच्छा काम कर रहा है एंटी नारकोटिक्स का इदारा। इस तरह और भी इदारे होने चाहिए डेफिनेटली, जो हमारे मुल्क में जल्दी से इन चीजों को ऑन स्पॉट जाके पकड़ें और इनका तदारुक करें। बिल्कुल सर, हमने देखा भी कि दर्जनों अखबारों ने, चाहे इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, लोकल हो, उन्होंने पब्लिकेशन की इस कैंपेन के बारे में लोगों को अवेयर किया। सर अनीफ, मेरा आपसे यहाँ पर ये सवाल होगा कि आज हम नए डिजिटल एरा के अंदर मौजूद हैं, इस वक्त भी हम डिजिटली कनेक्ट हैं, तो आजकल नई तरीके से हमने देखा है कि वेब सीरीज का एक पूरा जो तरीकेकार शुरू हुआ है या शॉर्ट फिल्म का तरीकेकार शुरू हुआ है, तो आप क्या समझते हैं कि ड्रामा जो एक पूरी एक एपिसोड, 2 एपिसोड के बजाय अब ये जो वेब सीरीज की तरफ हम कन्वर्ट हो रहे हैं, कोई हमें शॉर्ट पीरियड के अंदर हम देखते हैं कि पूरा हमें स्टोरी बेस्ड लेसन एक हमें डिजिटल स्टोरी की फॉर्म में मिल जाता है, तो आपको नहीं लगता कि ड्रामा इंडस्ट्री का अब बिल्कुल एंड चल रहा है और ये टिल्ट होगी वेब सीरीज और शॉर्ट फिल्म के ऊपर? नहीं समीर, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा आपसे कि देखें, ड्रामा इंडस्ट्री से डिफरेंट है। ये आपके वेब सीरीज वगैरह है ना, ये आप जैसे जो बच्चे हैं ना, जो डेवलप हो रहे हैं, जो मतलब आई मीन इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन हम जैसे लोग भी काफी बाकी है। तो वो तो देखिए, हमारा प्रोसेसर भी स्लो हो जाता है इस एज में ना, यू फॉलो माय पॉइंट है। तो जो चीज आप एक सेकंड में करते हैं, हमें माफ कीजिएगा 30 मिनट लगते हैं। तो आप अपनी चीजें करेंगे, हम अपने ड्रामे नहीं छोड़ेंगे, स्पेशली अवर लेडीज। तो ठीक है, वक्त आएगा, कुछ कम होता है तो होना है, लेकिन फिर बड़ा स्क्रीन है। देखिए, व्हाट आर द केस में भी रिवाइवल हमारे यहाँ फिर से फिल्मों का होने लगा है, और वो कोविड की वजह से हम थोड़े से बंद गए, वरना तो देखिए फिल्में बहुत बन रही थी, ब्रेक आया, फिर से एक चीज आपने स्टैंडर्ड की बनानी शुरू कर दी तो लोग आना शुरू हो गए। तो यही होगा। हाँ, ड्रामा इंडस्ट्री को फिर सोचना पड़ेगा अच्छे कंटेंट्स के साथ, आई मीन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो होगी। ये जो है वो आप कब तक सास बहू को लेके चलेंगे यार, अब तो वो माँ बेटियां बन गई हैं यार, अब छोड़ दो उनको यार। तो हमारी इशू ये है ना कि अगर एक किसी भी चैनल पे कोई एक प्रोजेक्ट अच्छा चल गया, जिसमें कोई भी सब्जेक्ट हो, बाकी जितने भी चैनल है उसको इमीडिएटली फॉलो करना शुरू कर देंगे, और चैनल वाले बुला के राइटरों को ये कहेंगे भाई हमें वो ड्रामे वाला टच चाहिए। हमारी इशू है, बट ड्रामा इंडस्ट्री विल रिमेन देयर, फिल्म इंडस्ट्री विल रिमेन देयर। ये जो आपका यूट्यूब है या वेब सीरीज है, ये एक नया इजाफा है और ये भी देखते रहेंगे हम। हनीफ भाई, मैं एक पॉइंट अगर मैं इसमें ऐड करूं, आपने बहुत अच्छी बात की है, वो ये कि अगर आप ये देखें कि ये जो चीजें टीवी पे चलती रहीं, और टीवी के ऊपर ये सास बहू की आप बात कर रहे हैं, फिर जाहिर है जो कि रियलिटी है, उसके बाद और भी चीजों पे हम बात कर रहे हैं, और अब तो मुझे यहाँ कहते हुए बड़ी शर्म आती है कि अब तो ऐसे ऐसे टॉपिक बन गए हैं कि मतलब समझ नहीं आ रहा कि ये कहाँ से चीजें निकल आई हैं, और ये रिलेशंस खराब करने में बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही हैं। हमारे एक जानने वाले हैं, वो अपनी बेटी के लिए रिश्ता देख रहे थे और उन्होंने कई महीनों से वो रिश्ता देख रहे हैं। अच्छा, वो ये बता रहे हैं, और मेरे लिए बड़ी शॉकिंग थी ये बात, वो मुझसे शेयर कर रहे थे, वो मुझसे कह रहे थे कि यार मैं जब अपनी बेटी के लिए रिश्ता देख रहा हूं तो मुझे जितने भी रिश्ते आ रहे हैं, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द लाइक 80-90% में, कि वो डाइवोर्स्ड हैं। तो अच्छा, वो डाइवोर्स क्यों हैं कि किसी की 1 महीना शादी रही, किसी की 15 दिन शादी रही, किसी की 2 महीने शादी रही, किसी की 6 महीने शादी रही। और मैंने कहा अच्छा आप बताएं, ये लंबी से लंबी ड्यूरेशन वाली जो डाइवोर्स आपने देखी, जिन्होंने आपसे बात की या जो भी थे, वो कह रहे यार वो 4-5 साल थी।
तो मैंने कहा 4-5 साल वो शादी रही, जाहिर है फिर बच्चे, कह रहे जी बिल्कुल उनके 2 बच्चे भी हैं। तो मैंने कहा इसका ये मतलब है कि इतना कह रहे हैं, आप यकीन कीजिए कि जब जब फैमिलीज रिश्ते लेने जा रही हैं उस वक्त इतने मसाइल हैं लोगों के साथ, क्योंकि डाइवोर्स लोग मिल रहे हैं अनटिल अनलेस कि लड़का और लड़की पहले से एक दूसरे को जानते हों और फिर एक दूसरे को आजमा चुके हों और फिर दे डिसाइड कि भाई हमने लाइफ पार्टनर बनना है, तो लिहाजा फिर वो ये इस तरह अनटिल अनलेस। उसके अलावा ये मामला बहुत खराब है। टीवी ने जहां पर ये किरदार अदा किया सास बहू वाला और चीजें, उस तरह मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि हमने एक तरह का फैमिली में अपनी माओ बहनों को या अपने बेटों को भाइयों को एजुकेट किया है कि डाइवोर्स कैसे लेनी है। मुझे तो ये लगता है कि हम उन्हें एजुकेट कर रहे हैं कि भाई ऐसे भी डाइवोर्स हो सकती है, ये तलाक का ये रीजन भी हो सकता है, तलाक का ये रीजन भी हो सकता है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है नहीं भाई। वैसे मैं थोड़ा सा मैं नहीं, आपकी बात काफी तक सही है, लेकिन हमारी ड्रामा इंडस्ट्री ने नो डाउट कुछ अपना हिस्सा डाला है, कोई शक नहीं है। जी। लेकिन कोई शक नहीं, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री ने कुछ ऐसी चीजें दिखा दी है जिससे कुछ खराबियां हुई है। लेकिन मैं क्या समझता हूँ कि जो सोशल मीडिया का जो है ना सिलसिला चला है, ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी चीजें बताई जाने लगी हैं कि जो अब हमें बड़े या टीवी स्क्रीन पे देखने की जरूरत नहीं है। अवेयरनेस तो अपनी जगह है, देखिए अवेयरनेस इज समथिंग डिफरेंट है। अवेयरनेस तो बताया जाता है कि देखिए आप बिला वजह किसी को बर्दाश्त ना करें, इधर वो औरत बीवी हो या शौहर हो, वो तो एक अच्छी चीज है ना। देखिए हक रखती औरत भी, हक रखता है मर्द भी, तो वो लेकिन जो सोशल मीडिया में जो चीजें आ रही है, जिस तरह बच्चे इसको मिसयूज कर रहे हैं, अर्ली एज में वो ऐसी हरकतें करनी शुरू कर देते हैं, विच इज नॉट फेयर। तो जब वो शादी के स्टेज पे आते हैं तो इमीडिएटली वो दूसरी चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर तो यार ये तो हमने यूं देखा है, ये तो यूं हो रहा है, नहीं इसको यूं खत्म कर दो। तो ये ऐसा नहीं है, वैसे तलाकें तो 30-35-40 सालों में भी होने लगी है सर। एक रिसेंटली मैंने देखा कि मेरा इंटरेक्ट हुआ एक खातून से, शी इज माशाल्लाह वेरी गुड लुकिंग, आफ्टर 30 years they separated. So that's the problem, man. This happens maybe they realize after 30 years कि यार we were going wrong. लेकिन जो ज्यादा खराबी ड्रामों का रेशियो तो थोड़ा कम है, इतना ज्यादा मुझे नहीं लग रहा। आई एम सॉरी, है बिल्कुल है, आई एग्री विद यू, लेकिन इसमें ज्यादा जो है ना ये जो चीजें हाथों में आ गई ना हमारे, ठीक है, जब तक हमारे बच्चे सोते हैं वो तो हेल्थ देवर डूइंग, क्या करते हो, हमें बीइंग अ पेरेंट्स हमें नजर रखनी चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। तो खराबियां जो है ना जो इससे बढ़ रही वो रुक जाएंगी। ड्रामा इंडस्ट्री को बेशक उनको भी सोचना चाहिए कि नहीं यार इसको देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, थोड़ा सा हम सब्जेक्ट चेंज करें, थोड़ा सा हम दूसरी चीजों की तरफ डाइवर्ट करें जो खराबियां और भी है। जैसे ड्रग्स के बारे में आपने बात की, आपने तो बड़ी बात कर डाली कि आपने सीवी पे इतना बड़ा पंडाल लगाया हुआ था, तो ये बहुत बड़ी बात है सर। लेकिन इसको कंटिन्यू किया जाए इन चीजों को, ना कि यार 3 साल 4 साल के बाद एक काम किया फिर हम सो गए। देखिए वो तो रोज काम कर रहे हैं। कल बड़ी अच्छी कर्नल साहब थे, मुसव्विर साहब थे, कर्नल माशाल्लाह वेरी यंग स्मार्ट, वो कह रहे थे अब हम डेली जंग लड़ रहे हैं, और अब वो जंग नहीं है हथियारों वाली, अब तो ऐसा है कि हमारी रूट्स पे घुसा जा रहा है, क्योंकि दुश्मन जो है वो तंग आ गया, परेशान हो गया, बर्बाद हो गया है, हमें बर्बाद करने की बर्बाद सर, इसे प्रॉक्सी वॉर कहते हैं, ये है प्रॉक्सी वॉर। जी एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट हैपनिंग। तो इसको कंटिन्यू करें, आप भी बेशक किसी अगर प्ले में मुझे भी मौका देंगे तो आई डोंट माइंड टू डू इट, क्योंकि देखिए ये एक अच्छा कॉज है हमारी मुल्क को कौम के लिए। ऑफ कोर्स एनी टाइम आई एम एट योर डिस्पोजल, मुझे हुक्म कीजिएगा, मैं आऊंगा और मैं उसमें बाकायदा किरदार अदा करूंगा आपकी कैप्टनसी में। तो हमें काम करना चाहिए बॉस, मतलब देखिए हम सब ने कंटिन्यू करना चाहिए, जैसे सास बहू को दिखाई रहे हैं तो यार इसको भी दिखाएगा जी। बिल्कुल, इसके अलावा बड़े इश्यूज है। वो खातून थी कल इसमें रैली में, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि स्कूल्स में भी हो रहा है, जैसे आपने बताया ना जी, तो उनका तो दिमाग बिल्कुल छोटा सा होता है, वही आपने बात की, तो वहां से स्टार्ट करें, बच्चों को रोके अभी से ना, अदरवाइज इट विल बी टू लेट। आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही, आई एग्री। मेरा यहाँ पर एक लास्ट, क्योंकि हमने प्रोग्राम को बड़ा प्रिसाइज हमेशा से रखा है, ऑल्दो आज हमारा थोड़ा सा टाइम फ्रेम से हट गया है, लेकिन मैं इसको चाहूंगा कि हम रैप अप की तरफ आए। तो एक सेकंड समीर, इसकी वजह क्या है कि बॉस सामने है, और जब बॉस सामने होंगे तो बातें खत्म होगी नहीं सर माशाल्लाह फैसल भाई देखें 15 साल जी
बहुत बड़ी बात है सर। जी बिल्कुल। थिएटर 15 साल, स्टेज नहीं, थिएटर थिएटर इज वेरी डिफरेंट सर। बहुत मुश्किल हुई है सर, बहुत बहुत मैसेजेस भी होते हैं, कोई हाँ छिछोरेपन नहीं होता, कोई चीजें नहीं, ओनली मैसेजेस, पॉजिटिव मैसेजेस। जी। सर अल्लाह आपको खुश रखे जी। सॉरी जब हनी भाई जब मैंने शुरू किया था तो उस वक्त इवन बहुत अपोज चीजें आती थी और लोग कहते थे यार तुम इतनी अच्छी फैमिली के हो, तुम थिएटर करोगे, तुम्हें शर्म नहीं आती। यहां तक लोग कहते थे। मेरे दोस्त अहबाब थे, मेरे जानने वाले थे, वो जाहिर है जो फ्रैंक थे मेरे साथ, वो यार तुम शर्म, क्या क्या हो गया है तुम्हें, तुम कहाँ यार, तुम पढ़े लिखे आदमी हो, तुम कहाँ ये थिएटर में। एक्चुअली हर कोई इसको लक्ष्मी चौक लाहौर के थिएटर से मिलाता था, और वो जो लुच्चरपन है और जो फैमिली ओरिएंटेड नहीं है, और ज्यादातर जो हमारी रूरल पॉपुलेशन है वो उसको जाके देखती है। तो वो जो है वो उससे मैंने कहा यार अगर आपको ऐसी कोई चीज नजर आए तो आइंदा मत आना, साफ बात है। तो मतलब एक दफा तो देखो। फिर उसके बाद हमने शेक्सपियर के ड्रामे शुरू किए, फिर हमने शेक्सपियर के ड्रामास को अडॉप्ट करना शुरू किया। फिर हमने कहा कि अच्छा यार हम एक डेवलपिंग कंट्री में रहते हैं, और डेवलपिंग कंट्री के अंदर तो बड़ी गुंजाइश है, कहीं पानी के मसले, कहीं घरेलू मसले, कहीं और मसले, कहीं चोरी चकारी, कहीं बहुत सारे मसले हैं, तो हम क्यों ना उनको उठाएं। और आपको पता है कि 90s का दौर ऐसा था जब कराची के हालात कितने खतरनाक होते थे, कभी कराची बंद हो जाता था, कभी फायरिंग के वाक़यात, ये वो वाक़यात, उन टाइमिंग के अंदर पब्लिक परफॉर्मेंस करना बहुत मुश्किल बात थी। टीवी बेहतरीन था क्योंकि आप रिकॉर्डिंग करते हैं, टीवी पे चलता है, लेकिन मुझे याद है हम महीने में हमने प्लान किया हुआ था कि यार हमने एक प्रोडक्शन देनी है, मतलब हमारा ये हाल था। और हम 3 दिन का ड्रामा स्टेज करते थे, या कराची आर्ट्स काउंसिल में, या पीएसीसी में, या किसी और ऑडिटोरियम में। और मुझे अच्छी तरह याद है कि 2-4 प्रोडक्शंस ऐसी थी जब जिसमें कोई ऐसी न्यूज नहीं आती थी, जहां रात के 8 बजते थे और पर्दा उठने का टाइम आता था स्टेज का, उस वक्त 7:45 बजे, 7:30 बजे कहीं ना कहीं से न्यूज आ जाती थी, यार वो फलां इलाके में फायरिंग हुई है और इतने लोग की डेथ हो गई है, तो लग रहा है कराची शहर बंद हो रहा है। अरे भाई हम परेशान हो जाएं यार, हम हमारा ऑडिटोरियम है, लोग आ रहे हैं, और लोग रास्ते में, लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि फैसल हम पहुंच रहे हैं, ड्रामा शुरू मत करना, हम पहुंच रहे हैं, मतलब ये मैसेज आते थे। तो मैं कहता था अच्छा मैं आपका 5-10 मिनट तो इंतजार कर लूंगा, लेकिन मुझे भी ये है कि कहीं ऐसा ना हो जो बैठे में वही चले जाएं ऑडिटोरियम से, क्योंकि हालात सही नहीं होते थे। तो बड़ी मुश्किल, हम ऑडिटोरियम, अल्हम्दुलिल्लाह ऑडिटोरियम हमारा भर जाया करता था। हमारा एक स्टैंडर्ड टाइम था, 7:30 स्टार्ट करते थे सर्दियों में, और गर्मियों में 8 बजे स्टार्ट करते थे। वो मगरिब लेट होती थी तो मगरिब के बाद स्टार्ट करते थे, तो फिर उसके बाद वो फिर अच्छा खासा हल्ला गुल्ला, फिर प्रेस, फिर मीडिया, फिर अब लोग जाहिर ऑडिटोरियम में देखने आते थे। तो वो बड़ा एक, तो वो वक्त मुझे बड़ा याद आया आपसे इस तरह की तमाम सिचुएशन में यार, कि 90s का बहुत डिफिकल्ट, नो डाउट वो बड़ा टफ टाइम था। और देखिए ना वो आपने बात की कि वाकई वो दिल बैठ जाता होगा क्या होगा क्या। एग्जैक्टली क्योंकि देखिए ना प्रोडक्शन तो हो रही है, उसके पीछे पैसा भी इन्वॉल्व है, उसके पीछे और चीजें इन्वॉल्व हैं, अरेंजमेंट इन्वॉल्व हैं, मतलब वो ऐसे नहीं हुआ, उसके पीछे कई महीनों की मेहनत है। अचानक ऐसा वाकया शहर में हो जाए कि जी थरथली मच गई है, और वो एक कॉल आती थी और पूरा शहर बंद होता था। आप ये देखिए कि वो जब पूरा शहर बंद होता था तो हम सोचते थे लो भाई लग रहा है कि आज का पर्दा नहीं उठ पाएगा। तो मैं बिल्कुल तैयार होता था माइक हाथ में लेके कि भाई अभी अनाउंस करूं स्टेज पे जाके कि जी अब है वो वक्त पर्दा उठने का, और अब वो शाहकार स्टेज पर आ रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा लगा कि कभी मुझे नहीं याद पड़ता कि हमने कभी इस वाक़े की वजह से अपनी प्रोडक्शन मुलतवी की हो या हमने बंद की हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑडिटोरियम भी भरता था, लोग आते थे, लोग पार्किंग करते थे, क्योंकि लोग आहिस्ता आहिस्ता फिर यूज्ड टू हो गए थे कराचीआइट्स कि भाई ये तो हर रोज की कहानी है, अल्लाह ताला ने जब जान लेनी है तब लेनी है, वो तो ले जाएगा हमें इस दुनिया से, लेकिन ये कि हमें जाना है वहां पर। तो वो आते थे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये तो वही बात है जो हमने सुना है कि हमारे पड़ोसी मुल्क में लोग खाना कम खाते हैं, फिल्मों के लिए पैसे बचाते हैं। जी जी जी, को देखना फैसल भाई रियली, और वो भी जाके देखना, पार्किंग गाड़ी लगाना, पार्किंग चार्जेस पे करना, आप ये देखिए, फिर वो घर से निकलना, फिर वो रिस्क लेना, इसमें काफी फैक्टर इन्वॉल्व है, आप ये देखिए। तो इस वजह से तो मैं बस ये है कि आज के वक्त को वापस लाता हूँ। हमने काफी
पुरानी चीज़ों को कनेक्ट किया, जो कि हमारी ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी कि उनको बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि एक चीज़ है, पूरी मुहिम है, उसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रगल है, चाहे वो सर हनीफ आपकी हो या सर फैसल आपकी हो। मैं आप दोनों से एक सवाल जानना चाहूँगा, आज का जो नौजवान है मुझ समेत, वो ओवर द नाइट सक्सेस के पीछे है, वो चाहता है कि भाई रातों रात मैं जो है ना फेमस हो जाऊँ। हम जब एक्टिंग की बात करते हैं, एक्टिंग के अंदर एक आर्ट है, उसके अंदर एक हुनर है, वो एक हुनर जो है वो एक टाइम मांगता है। तो आप आज का जो एक्टर है और वो जो आपके वक्त का एक्टर होता था, उसमें आप क्या फर्क देखते हैं? देखिए, पहले भी वही एक्टर था जो आज है, फर्क कुछ भी नहीं है। एक्चुअली पहले स्लो प्रोसेसिंग को हम मानते थे, साबिर हुआ करते थे, हमारे जितने भी सीनियर हैं उन्होंने बड़ा सब्र किया। अब जो दौर जो है ना इतना तेजी से जा रहा है कि जितने भी बच्चे और बच्चियां हैं हमारी, जो न्यू कमर्स हैं, तो वो उनकी एक्सपेक्टेशंस यही होती है मैं किसी से मिलूंगी और मुझे लीड पे ले लिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा है, आप काम करें, अपना किबला सही रखें, देखें अगर आप में टैलेंट है तो यू विल बी रिवॉर्डेड, और इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ी सी मेहनत, कोई भी काम कर ले आप, छोड़े आप एक्टिंग को और मॉडलिंग को या शोबिज को या ड्रामा इंडस्ट्री को, हर काम में आप देखें। मैं तो एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, मतलब बच्चा छोटा पैदा होता है, वरना अल्लाह के लिए क्या मसला था कि सुबह उठते तो 18 साल वाले बिस्तर में लेटे होते यार, सारा मामला ही शॉर्ट हो जाता ना। वो हमें वहीं से अल्लाह ने सबक दिया है। देखें ये सिलसिला है। तो जितनी हमारे न्यू कमर्स हैं, जितना मैं आप जैसे जो लोग हैं, न्यू टैलेंटेड लोग, यू पीपल आर वेरी टैलेंटेड, आपको तो भागने की जरूरत ही नहीं है यार, आप तो एंजॉय करें अपने काम। आप जल्दी ना करें, जल्दी ना खो जाते हैं, बड़े खो गए, फैसल पे एग्री करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपको अल्लाह ने बड़ा नवाजा है, आप इसमें लगे रहें, जुड़े रहें, किसी भी काम में बस एक टारगेट बना लेंगे, इस वक्त तक मुझे ये काम कर लेना है। दैट्स इट। जी मिस्टर फैसल, अब आप जवाब दें सर। जी, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग ऑडिशंस के लिए आते रहे पिछले इतने सालों में, और हर एक से बैठकर मैं कम से कम 15-20 मिनट जरूर टाइम पे बात करता था, और मैं कहता था अच्छा भाई क्या करना चाहते हो, क्या है सर, मेरा ऑडिशन ले लें, सर मैं डांस भी अच्छा करता हूँ, सर मैं एक्टिंग भी अच्छी करता हूँ, सर मैं बोल भी अच्छा लेता हूँ, मैं वॉइस ओवर भी कर सकता हूँ, बहुत सारी चीजें, सर मैं स्टोरी टेलिंग का मेरे अंदर बहुत कमाल है। तो मैं कहता था अच्छा, फिर ऑडिशन लेते थे, जो सिलेक्ट होते थे उन्हें साइड पे करते थे, जो नहीं होते थे फिर उन्हें मैं ग्रूमिंग एक लेक्चर देता था कि अच्छा देखो डिसर्ट नहीं होना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। फिर वो मेरे बारे में मशहूर हुआ कि यार आप जो भी नया बंदा जाए लेकिन उसको टाइम देते हैं, तवज्जो से बात करते हैं। मैंने कहा चलो यार, अगर मेरी वजह से उसकी जिंदगी में थोड़ा चेंज आए तो अच्छी बात है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता मुझे इस तरह के लोग मिले जो जिन्होंने हमारी प्रोडक्शंस में काम किया, नए लोग थे और यूनिवर्सिटीज से फारिग तहसील थे, या यूनिवर्सिटी के ड्रामा सोसाइटीज में काम कर रहे होते थे, या डांस सोसाइटीज में काम यूनिवर्सिटीज लेवल पे काम कर रहे होते थे। यकीन करें, बहुत करंट है उनके अंदर, बहुत टैलेंट है उनके अंदर, बहुत अच्छा काम। वो जैसे आपने कहा ना कि उम्र के साथ साथ आपका प्रोसेसर स्लो हो जाता है, उनका प्रोसेसर कुछ एक्स्ट्रा फास्ट चलता है। जब उनका प्रोसेसर एक्स्ट्रा फास्ट चलता है तो वो इतना मजेदार तरीके से आपको रिस्पांस देते हैं और आपके फेस रीडिंग को पढ़ लेते हैं। जैसे आई एम श्योर आप जानते होंगे, डायरेक्टर्स की फेस रीडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वो फेस रीडिंग को पढ़ते हैं और उसके बाद कहते हैं नहीं सर हम ये करेंगे, अब करके दिखाएं, अब करके दिखाएं। फिर उनकी रीटेक्स कम होती हैं और फिर चीजें, तो वो भी उन्हें टाइम लगता है ना वहां तक पहुंचने में, जब उनकी रीटेक्स कम हो रही हैं। पहली दफा कैमरा शाइनेस, जैसे मैं आपकी लैंग्वेज में अगर बात करूं, उसके बाद हमारे यहाँ कहते हैं ऑडियंस को फेस करना। हमारे यहाँ कहते हैं ऑडियंस को फेस करना कि अगर ऑडियंस को तुम आंखों में आंखें डाल के फेस ना कर सके तो याद रखना कि ये तुम्हारा जिंदगी का आखिरी ड्रामा। और वो यही कहते थे। और फिर उसके बाद मेरे साथी ने मुझे सिखाया, उन्होंने कहा कि ऑडियंस को शेर की नजर से देखना है, क्योंकि तुम थिएटर कर रहे हो, तुम टीवी नहीं कर रहे हो। टीवी में कैमरे पे नहीं देखते हैं, लेकिन थिएटर में आपको ऑडियंस की आंखों में आंखें डाल के देखना है ताकि उसको लगे कि तुम उससे आंखों आंखों में बात कर रहे हो। तो फिर उसके बाद फिर यही होता था, फिर मैं अपने ऑडियंस को सिखाता था कि अच्छा देखो, कभी तुमने राइट साइड पे आंखों में आंखें डालनी है लोगों के, कभी तुमने लेफ्ट साइड में आंखों में आंखें डालनी है, कभी मिडिल में, कभी बैक साइड के ऑडियंस में। तो जब तक आंखों में आंखें नहीं डालोगे तुम्हारी शाइनेस नहीं जाएगी। और वो लोग जब फर्स्ट टाइम डांस या थिएटर करते थे वो नीचे देख के डायलॉग बोलते थे। तो मैं कहता था यार तुम नीचे तो देख रहे हो, तो ये जो 2000 लोग हैं ये क्यों टिकट खर्च करके आए?
अगर तुमने देखना ही नीचे जमीन की तरफ है, या फिर वो ऊपर देखते थे या नीचे देखते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें ठीक हुई और आज माशाल्लाह वो बड़े टीवी चैनल्स में काम कर रहे हैं, टीवी ड्रामाज में काम कर रहे हैं, और उनको आज भी वो रहनुमा उसूल याद है जब उन्होंने स्टार्ट में मसले मसाइल होते थे। मुझे अपना पहला दिन याद है थिएटर का, ज़िया मोइनुद्दीन साहब कराची आर्ट्स काउंसिल के नए ऑडिटोरियम में बिल्कुल कोने वाली सीट पे बैठ गए। मैं आवाज निकालता था, वो कहते थे क्या हुआ मियां, नाश्ता करके नहीं आए? तो मैं कहता जी नाश्ता करके आया हूँ। अच्छा आवाज निकालो। फिर मैं आवाज निकालता था, फिर पूरी ऑडिटोरियम में गूंजती थी। फिर वो कहते थे हाँ ये लहक तुम्हारी ठीक है, ये तुम्हारी वेवलेंथ मेरे से मैच कर रही है, ठीक है अब तुम बोलो। फिर मैं बोलता था, फिर मैं कहता, मुझे याद है पहला स्टेज जब मेरा था, मेरी टांगे थर थर कांपती थी। मैं आगा हशर का एक ड्रामा कर रहा था, तो वो मैं एज एन एक्टर था उसके अंदर, ज़िया साहब डायरेक्ट कर रहे थे। फिर मेरी टांगे कांपती थी, मुझे समझ नहीं आता था स्टेज पे जाने का वक्त है और सांसें उखड़ रही हैं क्या होगा, गालियां पड़ेंगी या तालियां। तो अल्लाह का शुक्र है आहिस्ता आहिस्ता चीजें ठीक हुई। सर मैंने आपसे कहा है कि थिएटर के बहुत बड़े कलाकार होते हैं, जितने भी आर्टिस्ट बहुत बड़े, रियली। हम तो खैर रीटेक करवा लेते हैं, एक दो कभी कभी तो बहुत ही हो जाती है, लेकिन थिएटर वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो यू पीपल आर माशाअल्लाह, अल्लाह ब्लेस यू। ठीक है ना, अच्छा लगा, मैं भी सीख रहा हूँ सर। आई रियली लर्न अ लॉट फ्रॉम यू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। समीर आपका भी शुक्रिया सर, आपका भी शुक्रिया। थैंक यू आप दोनों का। ऑडियंस की यहाँ पर इंपॉर्टेंस की बात हो रही है, हमारी ऑडियंस भी वेट कर रही होगी जो कि थेस्पियन फाउंडेशन के फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के पेज पे, ताकि ये इंटरव्यू रिकॉर्ड और जल्दी से जीनत बने उस ऑडियंस की। तो आप तमाम हजरात का, फैसल मलिक साहब आपका, हनीम मोहम्मद साहब आपका बेहद शुक्रिया कि आज अपने बहुत से जो आपके तजुर्बात हैं, बहुत से आपकी हिस्ट्री है, उसको आपने एक प्रो दिया, जिसे कहते हैं ना मोतियों को प्रो देना। और यह है कि जब ये एडिट होकर ये पोस्ट होगा तो जरूर थेस्पियन फैमिली जो कि सोशल मीडिया की है उसके लिए कुछ ना कुछ बहुत सारी लर्निंग हो।